अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। बेटे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, यानी कि एक सरफेस होगी जिसके अंदर कोई चार्ज पड़ा होगा, उस चार्ज की वजह से हम उस सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो कैलकुलेट करेंगे। बेटे जिस बच्चे ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बेसिक लेक्चर नहीं देखा हुआ वो जाके देख ले, वो प्रीवियस लेक्चर हमारा देख ले ताकि उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लियर हो जाए। इसके बाद इस आर्टिकल जो आज पढ़ने लगे हैं, इसके बाद हमने गाज़ी लॉ पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ गाज़ी लॉ पढ़नी है। इन सब के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही इन्वॉल्व है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो बेसिक टर्म्स दो आती हैं वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है और वेक्टर एरिया है। और वेक्टर एरिया का मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। वेक्टर एरिया का कंप्लीट लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो काफ़ी पोर्शन है उस वीडियो का वो वेक्टर एरिया के ऊपर ही है। चलें नेक्स्ट आज हम लोग पढ़ते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। जब मैंने बोला था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज, जो कि हेडिंग दी हुई है बुक के ऊपर। ये जो क्लोज्ड का वर्ड मैंने ऐड किया बेटा, क्लोज्ड पहले भी बता चुका, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका कि क्लोज्ड सरफेस यानी 3D सरफेस, ऐसी सरफेस जो 3 डायमेंशनल सरफेस होगी, बंद शक्ल होगी। बंद शक्ल किसी भी तरह की हो सकती है, क्यूब हो सकता है, कोई कोन हो सकती है, हमारे पास स्फीयर हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप हो सकती है। 3D जो भी होगी यानी 3 डायमेंशनल सरफेस जो भी होगी उसको हम क्या कहते हैं जी, क्लोज्ड सरफेस। अब क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज पड़ा हुआ है, उस चार्ज की वजह से हमने क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। याद रखिएगा, कंसिडर कर लें हमारे पास एक स्फीयर है, एक क्लोज्ड सरफेस है जो क्या है, स्फीयर है। अब स्फीयर यहाँ पे तो मैं ड्रा नहीं कर सकता इसलिए सर्कल ड्रा किया हुआ है। ये है आप लोगों का क्या, स्फीयर। ये हमने लिया है जी एक स्फीयर जो कि एक 3 डायमेंशनल सरफेस है या 3 डायमेंशनल शेप है। बेटे इसके जो सेंटर से एड्ज का या बाउंड्री का फासला है, रेडियस जो है वो क्या है, स्मॉल आर है। ये इसकी सिंपल एग्जांपल आप बॉल लेते हैं, बॉल छोटी जो बॉल है उसको आप, उसका जो सेंटर होगा उस सेंटर से सब पार्टिकल्स का, अगर बॉल ऐसे पकड़ी हुई है आपके सामने, एक सरफेस होगी एक इधर होगी, उन सब का फासला जो है स्फीयर के जैसे सेंटर के सर्कल के सेंटर से तमाम बाउंड्री का फासला एक जैसा होता है, ऐसे ही स्फीयर का हर पार्टिकल, जो ये कर्व्ड सरफेस होगी वाइट बोर्ड के आगे आएगी, जो पीछे होगी कर्व्ड सरफेस, सब पार्टिकल अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, n नंबर ऑफ एटम्स हैं, n नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, जो मर्जी कंसिडर कर लें, सब का सेंटर पॉइंट से, स्फीयर के सेंटर से फासला बराबर होगा, जिसकी वैल्यू हमने कंसिडर कर ली r है। और चार्ज कोई पॉजिटिव क्यू चार्ज इस सेंटर के ऊपर पड़ा हुआ है, यानी कि इस पॉजिटिव क्यू चार्ज का जो फासला है तमाम स्फीयर के एलिमेंट से, पार्टिकल से, पॉइंट्स से, वो सब का सेम है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। लेकिन हमने जो फार्मूला पढ़ा वो पढ़ा φ=E.A। अब सिंपल सी बात है कि हम लोग ये करेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे इस पूरे स्फीयर के अंदर इस पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से, एरिया आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा थ्रू क्लोज सरफेस। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूरे स्फीयर का इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ही दफ़ा कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे पैचेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब कंसिडर कर लें एक हमारे पास एलिमेंट है जो कि ये है, ये तो मैंने बहुत बड़ा बनाया है। अगर हम n नंबर ऑफ एलिमेंट्स लें, यानी कि पूरे स्फीयर को कट कर दें, छोटे छोटे हिस्सों में कट कर दें, तो क्या होगा, जो हर छोटा हिस्सा होगा वो ऐसे ही होगा जैसे एक फ्लैट सरफेस होती है, जैसे एक 2 डायमेंशनल शेप होती है।
जी। अब उसी के लिए हमने फार्मूला यूज़ करके इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो पिछले लेक्चर में पढ़ा ई डॉट ए या ई ए कॉस थीटा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे उस फ्लैट सरफेस के लिए। कितनी फ्लैट सरफेसेस होंगी? n नंबर ऑफ सरफेसेस होंगी, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमने इस स्फीयर को डिवाइड कर दिया, इतना पोर्शन, इतना 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 सोन, सारे स्फीयर को डिवाइड कर दिया। अब बेटे इस एक को देखें, इस एक स्फीयर को स्फीयर के इस एक एलिमेंट को देख लें। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड ई ही होगी। क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस एरोस ब्लू वाले एरो से शो की हुई है। अब इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास वेक्टर एरिया कैसा होगा? वेक्टर एरिया की डायरेक्शन क्या लेनी है हमने? बेटे वेक्टर एरिया की डायरेक्शन हमने पढ़ा कि ऑलवेज कैसी होती है 3D शेप के अंदर आउटवर्ड। कैसी होती है जी? आउटवर्ड होती है। इस पॉइंट के ऊपर देख लें, मैं कहता हूँ ये भी एक एलिमेंट है जी। इस पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई की डायरेक्शन ब्लू से, हमारे पास इसी पॉइंट के ऊपर जो हमारा वेक्टर एरिया होगा वो ब्लैक से मैंने शो कर दिया। मैं कहता हूँ कि एक ये एलिमेंट है, एक इतना एलिमेंट है, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये है, और इसी के ऊपर जो है क्या होगी, इसके बिल्कुल पैरेलल किसकी डायरेक्शन होगी? ए की। ये ब्लैक वाला वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को शो कर रहा है एरो, ब्लू वाला किसको शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को। ये देखें ए वेक्टर, और ये हमारा ब्लू वाला क्या हो गया? ई वेक्टर। क्या दोनों पैरेलल है? जहाँ पर मर्जी देख लें स्फीयर के अंदर चार्ज अगर उसके अंदर मौजूद है तो बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज दोनों पैरेलल होंगे। यानी दोनों के दरमियान एंगल कितना? ज़ीरो। दोनों के दरमियान एंगल कितना? ज़ीरो होगा, ये याद रखिएगा जी। हमने कंसिडर कर लिया हमारे पास स्फीयर है, उसको n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया। अब बेटे हर एलिमेंट जो है उसकी एक ख़ास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी। हर एलिमेंट, हर पॉइंट, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो वहाँ पे हमने पढ़ा 1/4πε0 Q/r²। r क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। आपका चार्ज यहाँ पे पड़ा है, आपने इस चार्ज, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इस चार्ज से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है, आप आर कैलकुलेट कर लो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान। यहाँ से कोई यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से इस पॉइंट, इस रेड वाले पॉइंट के ऊपर फाइंड करनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज। क्या करेंगे? आर फाइंड करें, क्यू की वैल्यू पुट करें, के की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती थी उस पॉइंट के ऊपर। तो ऐसे ही हर एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मैं कहता हूँ जी अपनी एक फील्ड इंटेंसिटी होगी। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके लिए E1 होगी, अगर ये हमारा सेकंड एलिमेंट है इसके लिए E2 होगी, सो ऑन। ऐसे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 से लेके En तक हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। अब इनका एरिया, वेक्टर एरिया की मैग्नीट्यूड भी होती है। डायरेक्शन तो हमने पढ़ ली कि वो स्फीयर का जो एलिमेंट्स को डिवाइड किया, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन किस तरफ? आउटवर्ड होगी, हमेशा आउटवर्ड होगी। और किसके पैरेलल है जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। इस फर्स्ट एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या? E1 है, तो इसके लिए जो एरिया की मैग्नीट्यूड होगी वो डेल्टा A1 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर फर्स्ट एलिमेंट, उसका एरिया कितना? डेल्टा A1। फॉर सेकंड एलिमेंट उसका एरिया कितना? डेल्टा A2। वेक्टर साइन ऊपर से रिमूव करते जाएं, आपके पास मैग्नीट्यूड्स आ जाएंगी। En एलिमेंट के लिए इसकी इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी होगी? En, और उसका एरिया कितना होगा? डेल्टा An। वेक्टर को ऊपर से रिमूव कर देंगे, हमारे पास सिंपल मैग्नीट्यूड आ जाए। अच्छा, अब जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा, φ = E डॉट A,
जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा। अब यहाँ पे E1 फर्स्ट एलिमेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, पहले phi 1 आ जाएगा, E की जगह क्या आ गया E1। ये कौन सी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है जो कि कहाँ पर होगी, इस फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट है जो वो एरिया है, उस एरिया के ऊपर कितनी होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1। बच्चे डॉट प्रोडक्ट ले लिया, उसी का वेक्टर एरिया, उसी का उस पॉइंट के ऊपर जो उस एलिमेंट का वेक्टर एरिया होगा, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, मैग्नीट्यूड आ जाएंगी दोनों के ऊपर से, वेक्टर साइन ख़त्म कर दें, E1 डेल्टा A1 साथ आ गया cos थीटा। हम पढ़ चुके हैं कि थीटा इज़ ज़ीरो, थीटा ज़ीरो है, थीटा ज़ीरो है जी, थीटा ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर एरिया, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल जाते जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होंगे। थीटा ज़ीरो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला जो आ गया E1 डेल्टा A1। अभी हमें ये नहीं पता E1 की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट एलिमेंट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी और एरिया की वैल्यू कितनी होगी इस छोटे से एलिमेंट के लिए या इस छोटे से एरिया के लिए जी। नेक्स्ट बेटे ऐसे सिमिलरली हम लोग phi 2 phi 3, ये phi 2 है, एंगल कितना 0 cos 0 1। नेक्स्ट कोई और phi 3 है, एंगल कितना 0 1, cos 0 क्या होगा 1। phi 3 इज इक्वल टू E3 डेल्टा A3। सिमिलरली हम लिख सकते हैं phi n इज इक्वल टू En डेल्टा AN। अब बेटे देखें, पहले हमने पढ़ लिया, अभी बताया कि स्फीयर के सेंटर से हर एलिमेंट का जो फासला है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। स्फीयर का जितना रेडियस होगा, हर पार्टिकल, हर एलिमेंट, जिन एलिमेंट्स n नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर हमने डिवाइड किया तो सबका फासला क्या होगा, सेम होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा ड्यू टू पॉइंट चार्ज किस पे डिपेंड करती है, K के ऊपर, चार्ज की मैग्नीट्यूड के ऊपर और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट। Q की भी स्पेसिफिक वैल्यू तमाम पॉइंट्स के लिए सेम होगी, Q चेंज नहीं करेंगे, तमाम पॉइंट्स के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए भी सेम, सेकंड के लिए सेम, थर्ड के लिए सो ऑन n तक के लिए सेम। मीडियम भी सेम ही होगा। लेट्स सपोज ये फ्री स्पेस ही है, जो स्फीयर है वो अंदर जो है वो फ्री स्पेस है। अब R की बात करते हैं। R भी हमने पढ़ लिया कि R तमाम जो एलिमेंट्स होंगे सबका फासला सेंटर से बराबर होगा, इक्वल डिस्टेंस होंगे फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। जब R भी सेम, Q भी सेम, K की वैल्यू भी सेम, तो E की वैल्यू भी सेम आएगी। E1 के लिए, फर्स्ट एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड इक्वल होगी फॉर सेकंड, इक्वल होगी फॉर थर्ड। ये मोड जो है ये किसको शो कर रहा है, वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड को। इसका मतलब जहाँ पे E1 E2 En आ रहा है, E1 E2 E3 En जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड तो हैं ही सेम, एक जैसी हैं, सब के लिए हम क्या लिख सकते हैं, E लिख सकते हैं। अब ये लिखा बिकॉज R इज सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स या पॉइंट्स, के डिस्टेंस जो है पॉइंट चार्ज से, पॉइंट Q चार्ज से सेम है तमाम पॉइंट्स का या तमाम एलिमेंट्स का। नेट फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई इज इक्वल टू सबका टोटल कर दें, इतने के लिए निकालें, इतने के लिए निकालें, इतने इतने इतने, सब एलिमेंट्स के लिए फ्लक्स निकाल लें, सबको टोटल कर दें। क्या होगा, पूरे सरफेस का, पूरी क्लोज्ड शेप का, पूरी 3D सरफेस का, पूरी क्लोज सरफेस का, या इसको एक और भी नेम दिया जाता है गॉसियन सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। क्या phi 1 प्लस phi 2 सोन प्लस phi n, वैल्यूज पुट कर दें E1 डॉट डेल्टा 1। अब सिंस E इज सेम फॉर ऑल, पढ़ लिया हमने कि E क्या होगा, एक जैसा होगा तमाम के लिए। इसकी जगह भी E लिख सकते हैं, इसकी जगह भी E, इसकी जगह भी E, तमाम की जगह E लिख देंगे तो E कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी, इसमें से भी, हर एंट्री में से हर जो रकम हमारे पास प्लस हो रही है तमाम जो है वहाँ से E आ गया हमारे पास कॉमन। क्या बचा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 सो ऑन प्लस डेल्टा AN, यानी कि तमाम एलिमेंट्स का एरिया क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है।
क्या हो रहा है जी, ऐड हो रहा है। आपने किसी सरफेस का एरिया फाइंड करना हो, या फॉर एग्जांपल मैं ये स्क्वायर बना रहा हूँ, ये छोटा सा मैंने स्क्वायर बनाया है, क्या करें जी, लेंथ पता है, विड्थ पता है, या लेंथ चूँकि स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, लेंथ का स्क्वायर ले लें। अच्छा, अगर हम ये करें, ये ले, इस स्क्वायर को मैंने क्या किया है जी, 1 2 3 और 1 2 3 4 12 स्क्वायर्स के अंदर जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और सब का एरिया एक जैसा है, सब का एरिया कैसा है, अगर एक जैसा ना भी हो, इवन एक जैसा ना भी हो, इसको ऐड करेंगे इसमें, इसको, इसके तमाम का एरिया जब ऐड करेंगे तो टोटल स्क्वायर का एरिया आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह ये डेल्टा A1 इस एलिमेंट का, डेल्टा A2 इसका, डेल्टा A3 इसका, डेल्टा 4, डेल्टा 5, डेल्टा 6, डेल्टा ए सो ऑन, क्या होगा, सम अप करेंगे तो आ जाएगा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर, यानी कि ये टोटल किसका एरिया बन रहा है, स्फीयर का। अब हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगाएंगे कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी, तो हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू निकल आएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज का एक फार्मूला आ जाएगा, वो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट। जी बेटे, अब हम लोग उसी इक्वेशन को नेक्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास आया था रिलेशन फाई इज इक्वल टू ए इंटू टोटल एरिया ऑफ स्फीयर। बेटे इस स्फीयर के अंदर जितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी फील्ड की, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी इंटेंसिटी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस पूरे स्फीयर के एरिया के साथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हमें पता है फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। जब हमारे पास फ्री स्पेस है, मीडियम कोई नहीं, अगर मीडियम होगा तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव परमिटिविटी वाला फैक्टर जो कि एप्सिलॉन आर है, और वो हमने पढ़ा कि हर मीडियम के लिए उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। और बेटे एरिया ऑफ स्फीयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं जी, 4 पाई आर स्क्वायर। जनरल रिलेशंस लिख दी है हमने, ये नहीं कहा कि आर की वैल्यू इतनी है, इतने मीटर है, इतने सेंटीमीटर है, ये हमने कुछ नहीं कहा। दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पहले आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। बेटे देखें तो ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से नहीं कटता, क्या ये 4 पाई इस 4 पाई के साथ नहीं करता, क्या हुआ पीछे क्या बचा है, क्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्यू आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट वैसे ही डिनोमिनेटर के अंदर आ जाएगा। तो फाई ई नेट फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज, हमारे पास क्या फार्मूला आया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। Q क्या था, इस पॉजिटिव Q चार्ज की मैग्नीट्यूड है। जो हमारे पास Q चार्ज है वो हमारे पास क्या है जी, उसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ये Q लिखा है चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। यहाँ पर उस चार्ज की मैग्नीट्यूड हम पुट करेंगे जो चार्ज इस के अंदर होगा, इस स्फीयर के अंदर होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और चार्ज है जी, कोई और पॉइंट चार्ज है +Q। अब इसके ऊपर फर्ज कर लें इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर जो है वो 20 कूलम चार्ज है जी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताएं जी थ्रो स्फीयर, और स्फीयर के अंदर कौन सा चार्ज है, 100 कूलम वाला। जितनी भी इसकी वैल्यू होगी 100 कूलम हमने कंसिडर की, तो हम क्या कहेंगे 100 कूलम यहाँ पे पुट करें एप्सिलॉन नॉट, जो मीडियम होगा स्फीयर के अंदर। अगर स्फीयर के अंदर वाटर फील्ड है तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी वाला फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये हम लोग क्यों नहीं पुट कर रहे,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस क्लोज्ड सरफेस, किसी भी क्लोज्ड सरफेस के बाहर जितने मर्जी चार्जेस पड़े हों उन चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होता है। ये याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट किसी दिन जो है या हो सकता है कि कल जो है गाज़ी लॉ के दौरान मैं आप लोगों को ये भी बता दूंगा क्यों ज़ीरो होता है। ओके, थोड़ा सा हिंट दे देंगे, नेक्स्ट ग्रेजुएशन के अंदर जाके आप लोग पढ़ेंगे। ये याद रखना है, इन साइड दी चार्ज जितना चार्ज होगा, जितनी चार्ज की मैग्नीट्यूड होगी, ये एक चार्ज है, इधर 2-3 और रख लें, सब की मैग्नीट्यूड यहाँ पर पुट कर दें। बाहर जितने मर्जी 1000 चार्जेस पड़े हों किसी भी क्लोज्ड सरफेस के, उनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस के ऊपर क्या होगा, ज़ीरो होगा। याद रखना है आप लोगों ने। नेक्स्ट बेटे आ जाए, हमारे पास आ जाता है जी डिपेंडेंस। 2 हेडिंग्स है, डिपेंडेंस ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि डिपेंड किस पे करता है, इंडिपेंडेंट किसके है। बेटे डिपेंड फार्मूला देखें, 2 टर्म्स आ रही हैं। फर्स्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड, चार्ज की मैग्नीट्यूड, पहले 100 कूलम चार्ज था, मीडियम वही रहने दिया, चार्ज की वैल्यू 1000 कूलम कर दी, नोमिनेटर बड़ा, आंसर भी बढ़ेगा। मीडियम वही है, अगेन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वही रहेगी। मैं कहता हूँ 100 कूलम से 1 कूलम कर दो, 20 कूलम कर दो, कम कर दी वैल्यू, नोमिनेटर कम हुआ, मैथ कहता है हमारा आंसर भी कम होगा। सिमिलरली क्यू की वैल्यू इंक्रीज़ हुई, फ्लक्स भी इंक्रीज़ हो जाएगा थ्रू क्लोज सरफेस। क्यू की वैल्यू कम हुई, डिक्रीज़ हो गई, कम हो जाएगी। अब देखें ज़रा, Q की वैल्यू कम ज़्यादा रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। Q को मैं 2Q कर देता हूँ, पहले जितनी भी वैल्यू थी वो 2Q कर दें, 2 बाहर आ जाएगा, फिर क्या आ गया, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। कितने गुना बढ़ गया है, कितने टाइम्स बढ़ गया, 2 टाइम्स। Q की वैल्यू 3 टाइम्स इंक्रीज़ करें, 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगा, 4 टाइम्स इंक्रीज़ करें, 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा, 5 टाइम डिक्रीज़ कर दें, 5 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। ऐसे ही है ना, बिल्कुल गलत। 5 टाइम डिक्रीज़ करेंगे, 5 टाइम ही डिक्रीज़ होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या Q कितना है, 100 कूलम, 5 टाइम डिक्रीज़ करें, ओवर 5 या Q ओवर 5 लिखा जा सकता है। Q की जगह नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में 5, नीचे बाहर आ जाएगा 1 ओवर 5 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट्स के अंदर क्या हुआ, डिनोमिनेटर में 5 टर्म इंक्रीज़ हुई है, इसका मतलब आंसर कितना डिक्रीज़ हो गया है, 5 टाइम्स डिक्रीज़ हो जाएगा। जितना आप चार्ज की वैल्यू को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस, उतना चार्ज बढ़ जाएगा, और जितना आप चार्ज की मैग्नीट्यूड को कम करोगे उतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू क्लोज्ड सरफेस कम हो जाएगा। लेकिन कौन सा चार्ज बढ़ाना है, इसको ना बढ़ा देना, इसको 2 टाइम्स कर दो, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो, 2 टाइम डिक्रीज़ कर दो, 3 टाइम इंक्रीज़ कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे, चूँकि ये तो है ही सरफेस से बाहर, इस 3D सरफेस से है ही बाहर, उस स्फीयर से ही बाहर है, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें पता है 0 हो। सेकंड चीज़ आ जाती है बेटे मीडियम की। जैसे अभी मैंने बता दिया, अगर मीडियम चेंज करेंगे तो यहाँ पर फैक्टर आएगा रिलेटिव परमिटिविटी का, यहाँ पर भी आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। यानी कि किसी भी सरफेस का आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं, अगर तो वहाँ पे फ्री स्पेस है, मीडियम फ्री स्पेस है, फिर ये फार्मूला लगा के आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस फाइंड कर सकते हैं। अगर मीडियम मौजूद, फ्री स्पेस नहीं है, कोई और मीडियम है, वाटर है, तो साथ रिलेटिव परमिटिविटी आएगी वाटर की। क्या, जब मीडियम चेंज करेंगे फ्री स्पेस नहीं होगा, तो मीडियम चेंज करने से डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ेगा ही ना। एप्सिलॉन आर इससे डिनोमिनेटर में जो एप्सिलॉन नॉट है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मीडियम, इसका मतलब चेंज करेंगे, फ्री स्पेस नहीं होगा, डिनोमिनेटर बढ़ा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फ्री स्पेस के लिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पे आएगा एप्सिलॉन नॉट।
नेक्स्ट हेडिंग जो है पहले बता दिया कि इंडिपेंडेंट किसके है। बेटे साइज़ के इंडिपेंडेंट है। क्लोज्ड सरफेस का साइज़ जो है आप जितना मर्ज़ी इंक्रीज़ कर दें, जितना मर्ज़ी डिक्रीज़ कर दें, सिर्फ बात ये याद रखनी है कि जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ले रहे हैं वो चार्ज उस सरफेस या उस शेप के अंदर मौजूद होना चाहिए। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ही ले लें कि एक ट्यूब लाइट आप लोग लेते हैं, अब उसको चाहे छोटे कमरे में लगा दें चाहे बड़े कमरे के अंदर लगा दें, उससे निकलने वाली रोशनी की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिर्फ ये होगा कि जब बड़ा रूम होगा तो ज़ाहरी तौर पे हमें ये लगेगा कि इसकी रोशनी कम होगी, लेकिन उसका एरिया ज़्यादा हो गया। जब आप बड़े रूम के अंदर बैठे हो, बल्ब दूसरे कॉर्नर में चल रहा है, तो आप तक उसकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो कम हो गई है। हम क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी कि उस ट्यूब लाइट में से जो रेज़ की नंबरिंग है वो कम नहीं हुई, सिर्फ इंटेंसिटी कम हुई है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में हम लोग इंटेंसिटी को नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ किसको देख रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब क्या करते हैं हम लोग, ये स्फीयर है, इसका आर है रेडियस, मैं कहता हूँ इसका रेडियस 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर दो, 2 टाइम इंक्रीज़ कर दो जी। रेडियस बढ़ गया, स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो गया। कंसीडर आर इंक्रीज 2 टाइम, आर इंक्रीज़ कर दें। आर जब इंक्रीज़ करेंगे बेटे, आर यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, उस शेप के एरिया के अंदर भी आर आएगा। हमारे स्फीयर के एरिया फाइंड करना है तो उसके अंदर भी आर आ रहा है, और वो और ये आपस में, ये दोनों आर आपस में इन्वर्स रिलेशन के अंदर हैं। आपने क्या करना है, और हैं भी दोनों एक ही जो फार्मूले के अंदर हैं, एक को बढ़ाओगे, इधर हमने क्या किया, आर को बढ़ा दिया, 2r कर दिया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बढ़ गया। जितना डिनोमिनेटर में यहाँ पे बढ़ा उतना यहाँ पे किस में बढ़ गया, नोमिनेटर में बढ़ गया। दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें 1/4πε0 आर स्क्वायर की जगह, चूँकि आर को क्या कर दिया हमने, आर को हमने कर दिया 2r, यानी 2 टाइम्स उसको इंक्रीज़ कर दिया। वही वैल्यू हमने r की जगह पुट कर दी, लेकिन r की वैल्यू हर जगह पुट करनी है 2r, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अगेन क्या होगा, ये 4π से ये 2r स्क्वायर इस 2r स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ जी रेडियस कम कर दें, हाफ कर दें, फिर भी वही फैक्टर आएगा r/2 का स्क्वायर। इधर भी हमारे पास r/2 का स्क्वायर, फिर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। शेप साइज़ जो है, फर्स्ट जो चीज़ आ गई कि साइज़ ऑफ क्लोज सरफेस जो है उस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस डिपेंड नहीं करता। सेकंड चीज़ आ गई शेप। अब शेप, आप उसी ट्यूब लाइट को, एक ट्यूब लाइट लें, उसको एक आपका स्क्वायर शेप के अंदर है रूम, एक आपका रेक्टेंगल शेप के अंदर है रूम, क्या उससे निकलने वाली लाइट रेज की नंबरिंग पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना उस पर। हम इसी चार्ज को उठा कर किसी सिलेंड्रिकल शेप के अंदर रख देंगे, फिर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सिलेंड्रिकल शेप का उतना ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड किस पे करता है, चार्ज पे और मीडियम पे। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, स्फीयर के अंदर जो मीडियम था वही मीडियम होना चाहिए उस शेप के अंदर भी, उस सरफेस के अंदर भी। अब इसको कोई आर्बिट्रेरी में शेप के अंदर रख देता हूँ, ये लें, ये मैं कहता हूँ कोई 3D शेप है, 3D शेप है। सिलेंडर ख़त्म कर देंगे तो जब इन लाइंस को बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो 8 लाइंस मैंने शो की हैं, क्या वही 8 लाइनें बढ़ के गुजरेंगी नहीं यहाँ से? क्या कोई कम हो जाएगी? नहीं, सब के आगे एरो हेड लगा हुआ है, ये बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पढ़ा कि इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर जाके ज़ीरो होगी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा तो सारा फैक्टर ज़ीरो होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो नहीं होती। आप इस चार्ज को किसी भी शेप के अंदर रख लें,
इससे पैदा होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। असल में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलती हैं वो किससे निकल रही हैं? इस पॉइंट चार्ज से। पॉइंट चार्ज चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चेंज होगी। शेप चेंज करने से जो फ्लक्स इससे निकल रहा है, हम कहते हैं ना कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं किसी भी शेप के अंदर से, तो वो उसका फ्लक्स कहलाएगा। असल में वो फील्ड लाइंस आ कहाँ से रही हैं? इसी चार्ज से। तो शेप चेंज करने से नंबरिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को आप इसी चार्ज को किसी क्यूब के अंदर रख दें, आप इसी चार्ज को किसी कोन के अंदर रख दें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो क्लोज्ड सरफेस याद रखना है, 3 डायमेंशनल सरफेस हो, क्लोज्ड सरफेस हो, इंडिपेंडेंट है किसके? शेप और साइज़ ऑफ क्लोज सरफेस के। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।